हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पीएनपी में। आज मैं आप लोगों को किसी साल के प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि कोई भी मॉडल सेट का डिस्कशन नहीं करूंगा। आज मैं थोड़ा कुछ अलग बताऊंगा। अलग बताने का मतलब है कि आज मैं कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जिससे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे आज मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो प्रश्न है परीक्षा में रिपीट होते हैं, मतलब वहाँ से बनकर आते ही हैं, मतलब उस टॉपिक से। जैसे आज मैं सबसे पहला टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो पहला वाला जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है सब लोग जानते हैं। दूरी किसको बोलते हैं, दूरी क्या होता है। तो दूरी के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि दूरी होता क्या है। तो दूरी होता क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है या मोटाई होती है या ऊंचाई होती है, कुछ भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द लेंथ, ब्रेथ, हाइट और थिकनेस between initial and final point is called distance। हिंदी में डिफिनेशन में बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है या उसी को चौड़ाई भी बोले या ऊंचाई बोले या मोटाई के बीच जो भी मिलता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और थिकनेस, कहाँ पे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी ऐसा मिलेगा, लेंथ में आप उसको माप सकते हैं, ब्रेथ में माप सकते हैं, हाइट में माप सकते हैं, थिकनेस में माप सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी बोलते हैं। तो दूरी अगर के बात करें कि दूरी किस टाइप की राशि है, तो दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है। नोट कर लेंगे, दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब अदिश राशि है। अब अदिश राशि किसे कहते हैं हम लोग, तो ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके अलावा इसके यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि दूरी का जो कौन कौन सा यूनिट्स होता है, मतलब मात्रक कौन कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट वाला मात्रक होता है यहाँ पे एसआई मात्रक, या इसी को बोला जाता है एमकेएस मात्रक भी कहा जाता है। यहाँ पे दूरी के लिए जो एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक होने वाला है, दोनों सेम होने वाला है। तो अगर बात करें कि दूरी का जो एसआई मात्रक होता है और एमकेएस मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर होता है। एक मीटर होता है, ध्यान रखेंगे, मीटर, जिसके लिए सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल एम। इसके अलावा दूरी का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक ये होता है सेंटीमीटर। इसके अलावा दूरी का जो एफपीएस मात्रक होता है, इसको बोला जाता है फुट। इसको किस में बताया जाता है, फुट में, या इसी को बोला जाता है फीट में भी बोला जाता है। तो दूरी का जो एफपीएस मात्रक होता है फीट होता है। तो फिर से यहाँ पे नोट करेंगे, एमपीएस मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, एफपीएस प्रति, ये सब क्या है, ये जो चारों हैं, एमकेएस, सीजीएस, एसआई और एफपीएस, ये चारों जो है क्या है, यूनिट सिस्टम है। यूनिट सिस्टम कहने का मतलब मात्रक प्रति है, यूनिट सिस्टम है, मात्रक प्रति है। तो यही जो होते हैं चार मात्रक प्रति होते हैं, कौन कौन सा, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, ये चार मात्रक प्रति होते हैं। तो इनमें अलग अलग किस मात्रक प्रति में दूरी का मात्रक क्या होगा, तो एसआई या फिर एमकेएस मात्रक प्रति में जो दूरी का मात्रक होता है मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर और एफपीएस में जो होता है फुट होता है। इसके अलावा इसके अदर मात्रक, मतलब अन्य मात्रक भी हैं। अदर मात्रक यहाँ से भी पूछा जाता है, अदर यूनिट्स क्या है। तो जो पहला यूनिट है जिसको बोला जाता है लाइट ईयर, लाइट ईयर, और के हिंदी में बोला जाए तो प्रकाश वर्ष, ये है प्रकाश वर्ष। दूरी का एक और मात्रक है, अन्य मात्रक है। इसके अलावा सेकंड जो है पारसेक, पारसेक जो है दूरी का एक अन्य मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष
किस भौतिक राशि का मात्रक है। इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, इसके अलावा पारसक होता है। इसके अलावा जो भी अगर बात करें खगोलीय यूनिट, तो ये सब क्या है, खगोलीय यूनिट अगर के बात करें तो जो भी आकाशीय पिंड हो गए, तारों, ग्रहों इत्यादि के बीच में जो दूरी बताना रहता है, तो उसके लिए भी एक मात्रक का प्रयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है AU। इस टाइप से ये जो है अन्य मात्रक है। तो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है यहीं से सीधा सीधी पूछ ले कि MTS मात्रक पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक पद्धति में क्या होता है। इसके अलावा जो अन्य मात्रक है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अगर के बात करें कि प्रकाश वर्ष हम लोग किसे कहेंगे, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसको बोला जाता है, लाइट ईयर। तो ध्यान से डिफिनेशन सुनेंगे लाइट ईयर का कि डिफिनेशन क्या होता है, एक साल में या फिर एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको गिवन रहेंगे, उस टाइप से हम लोग यहाँ आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा पारसेक और इसके अलावा खगोलीय मात्रक, जब आप वीडियो देखेंगे तो हमें कमेंट करेंगे कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्योंकि दूरी का मात्रक, अब यहाँ से समझेंगे नहीं कि प्रकाश है, लाइट का पूछा जा रहा है, लाइट का नहीं पूछा जा रहा है। ये जो पूछा जा रहा है किसके लिए पूछा जा रहा है, दूरी के लिए पूछा जा रहा है। अब इसके अलावा अगर के बात करें कि दूरी को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, दूरी को किसके द्वारा मापते हैं बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो दूरी को जो मापा जाता है ऑडियोमीटर या फिर ऑडोमीटर जो प्रत्येक गाड़ी में लगा हुआ रहता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूरी को माप लेते हैं। जैसे देखते हैं कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय लिखा हुआ रहता है कि गाड़ी 10 किलोमीटर चला है कि 20 किलोमीटर चला है कि 50 किलोमीटर चला है। तो गाड़ी का जो व्हील होता है उसमें ही इस डिवाइस को सेट कर दिया जाता है, किसको, ऑडोमीटर को सेट कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि गाड़ी जो है या फिर कोई भी कितना दूर चला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ऑडोमीटर क्या है, दूरी के मापन यंत्र है, मतलब दूरी हम इसके सहायता से माप सकते हैं। ये जो था आज का हमारा जो था पहला टॉपिक। और के बात करें सेकंड वाला जो टॉपिक है, जो सेकंड वाला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार से बदलता है और उसके लिए मात्रक क्या होगा, उसका मान कितना होता है अलग अलग स्थानों पर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण से किस प्रकार बदलता है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। तो समझेंगे कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करता है, तो उस वस्तु के पास जो त्वरण होता है उसी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो गुरुत्व के अधीन वस्तु किस प्रकार से गति कर सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ऊपर से हम लोग क्या किए हैं, गिरा दिए हैं। तो वस्तु कुछ समय के बाद पृथ्वी पर आ जाएगी, तो अगर के पूछा जाए कि इस वस्तु का त्वरण कितना है,
तो जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरता है उस समय जो त्वरण काम करता है उसी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे अगर के बात करें कि त्वरण का मान किसके बराबर है तो g के बराबर है। इसके अलावा जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये भी जो केस है गुरुत्व के अधीन ही है। लेकिन गुरुत्व के अधीन बोले तो ठीक नहीं है, बल्कि बोलेंगे गुरुत्व के विरुद्ध है। मतलब हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस समय वस्तु क्या होगा, गुरुत्व के खिलाफ ऊपर की ओर जाएगा, कुछ दूरी तक ऊपर जाएगा, उसके बाद पुनः वस्तु लौटकर पृथ्वी पर आएगा। तो जब वस्तु कुछ दूरी पर पहुंचा, पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए, इतना कम समय होता है कि जिसको हम लोग देख नहीं पाएंगे कि वस्तु रुका है, उसके बाद वस्तु पुनः नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है। अगर इस केस में पूछा जाए कि इस केस में जो त्वरण होने वाला है, जब हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने वाले हैं, तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होने वाला है, जो त्वरण का मान होने वाला वस्तु का, ये -g के बराबर होता है। तो ये वाला जो केस है ये है गुरुत्व के अधीन। जब गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगा, स्वतंत्र पूर्वक कोई वस्तु गिरेगा, तो उस समय जो वस्तु का त्वरण होगा g, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। यहाँ पर भी जब हम लोग गुरुत्व के खिलाफ वस्तु को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, कहने का मतलब है कि गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के विरुद्ध अगर कि हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो काम हमेशा रहेगा किस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा। त्वरण का मान सेम रहेगा, g यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन इसका दिशा क्या है, उल्टा है। यहाँ पे अगर के बात करें कि सपोज g का मान कितना होता है, अभी हम लोग बात करेंगे कि g का मान कितना होता है, किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान देना है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण रहेगा g के बराबर ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन का रहेगा। माइनस साइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर कि हम लोग बात करें कि पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, तो पृथ्वी के सतह पर जो g का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस प्रति में, तो एसआई प्रति में, एसआई प्रति में। पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस प्रति में है, तो एसआई प्रति में है। इसके अलावा अगर के सीजीएस प्रति में बात करें तो ये हो गया 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस किस प्रति में है, तो ये जो है सीजीएस प्रति में है। इतना नहीं पूछा जाता है, एसआई प्रति वाला ही पूछा जाता है कि पृथ्वी के सतह पर ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है, किसके लिए, एसआई पद्धति, या इसी को और अच्छे से कहें तो एमकेएस पद्धति में जो ये मान होता है। और सीजीएस पद्धति में जब मान देखेंगे तो इसका जो मान होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और के बात करें कि जी हम लोग निकालेंगे कैसे, गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे कैसे, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है जब भी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, G/r²। पृथ्वी के सतह पर जब गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है तो हम लोग निकालेंगे किसके सहायता से, तो Gm/r² की सहायता से। जहाँ पे G क्या है, जहाँ G क्या है तो G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक निर्धारक कहा जाता है। उसके बाद M क्या है, तो M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान उसका मान रखेंगे। और R क्या है, R जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। जब इन तीनों मान को हम लोग रख देंगे यहाँ पे, क्या कि तीनों मान कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक निर्धारक इसके लिए भी मान फिक्स है। और M जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स है, और R पृथ्वी की त्रिज्या का भी मान फिक्स है। तो जब इस मान को हम लोग रखेंगे तब यहाँ से जो G का मान निकल कर आता है, ये निकल के आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे जब भी फॉर्मूला के टर्म में पूछा जाएगा पृथ्वी के सतह पर कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो Gm/r² के बराबर होता है। अगर के न्यूमेरिकल टाइप से पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह पर कितना होता है नंबर के टर्म में, तो ध्यान रखेंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किस प्रति में, एसआई या फिर
m की स्पत्ति में। इसके अलावा c की स्पत्ति में कितना होता है, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान देंगे ये जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार बदलता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार से बदलता है, आइए उसको देखते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है, कैसे, जब हम लोग सपोज पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, या फिर पृथ्वी के सतह से नीचे जाते हैं, नीचे कहने का मतलब गहराई में जाते हैं, तो उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होने वाला है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार से बदलेगा, तो ध्यान देंगे। सपोज हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर जा रहे हैं, यही है हमारा अर्थ। इससे हम यहाँ पे एक कण को ले रहे हैं जिसका द्रव्यमान m है, कितना ऊंचाई है, h ऊंचाई पर है। अब यहाँ पे बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, मतलब हम लोग जब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर, अगर के यहाँ पे बताना है कि g का मान कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो g डैश, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये जो निकल के आता है g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। जी डैश कहने का मतलब है कि जो भी h ऊंचाई पर मिलने वाला है, जी डैश ना करके बल्कि हम यहाँ पे बोलते हैं जी एच, मतलब h हाइट पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान मिलने वाला है, किसके बराबर मिलने वाला है, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला है जिसके सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। इसके अलावा पृथ्वी के सतह से गहराई में, पृथ्वी के सतह से डी गहराई में, डी गहराई में हम लोग जब पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होने वाला है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होने वाला है, इसको हम लोग बोल दिए जी डी। तो जी डी बराबर में हो गया जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर के बराबर होता है, यही मान होता है। मतलब फॉर्मूला होता है जिसके सहायता से हम लोग ऊंचाई पर भी निकाल सकते हैं और गहराई में भी बता सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। इस फॉर्मूला में रखे थे, फॉर्मूला बताया जा रहा है। अगर कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से पूछा जाए तो न्यूमेरिकल भी हल हो जाए परीक्षा में। इसके अलावा अगर कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, नोट करके रख लेंगे, जब हम लोग h ऊंचाई पर जा रहे हैं या फिर d गहराई में जा रहे हैं, इधर वाला टर्म माइनस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है कहने का मतलब घट रहा है। तो हम लोग जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाएं या फिर गहराई में जाए, कहीं पर भी जाए, उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमेशा घटता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, का मान घटता है। नोट कर लेंगे, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के सतह से या फिर ऊंचाई पे जाए, हाइट पे जाए, ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे की ओर जाए, ठीक है, ऊंचाई में जाए या फिर गहराई में जाए, उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमेशा घटता है। इसके अलावा जो जी का मान है कहाँ पर महत्तम होता है, जी का मान महत्तम कहाँ पे होता है, जी मैक्स, गुरुत्वीय त्वरण महत्तम कहाँ पे होता है, इसका मान। तो हमेशा याद रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है हमेशा महत्तम होता है कहाँ पे, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद अगर के बात करें कि जीरो कहाँ पे मिलता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो कहाँ पे होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है जीरो कहाँ पे होता है, तो ये होता है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर।
जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमेशा 0 होता है। तो ये सारा जो पॉइंट है इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो थोड़ा वीडियो देखें और नोट पॉइंट को लिखते चले कि किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है, और इससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो महत्तम होता है कहाँ पे होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो ध्रुव के एंड पॉइंट है वहीं पे जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है कहाँ पे, तो पृथ्वी के केंद्र पर। इसके अलावा पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, कहीं पर चल जाओ, ऊपर चल जाओ या नीचे चल जाओ, हाइट में या फिर गहराई में, दोनों स्थान पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जी का मान होता है, ये हमेशा घटता है, नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर की बात करें कि जी किस प्रकार की राशि है, गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार की राशि है, तो गुरुत्वीय त्वरण है क्या, एक प्रकार का त्वरण है। तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण जो होता है सदिश राशि होता है। तो बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है, तो जी होता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि होता है, क्वांटिटी। अब इसके बारे में, इसका अगर मात्रक के बारे में बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तभी कुछ देर पहले लिखे थे कि एसआई मात्रक या फिर एमकेएस मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अगर के सीजीएस मात्रक पूछा जाए कि सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का। तो ध्यान रखेंगे अगर के मात्रक पता है तो इसकी सहायता से हम लोग विमीय सूत्र आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, कि जो मीटर है, मीटर जो है, मीटर के लिए जो विमीय सूत्र, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मीटर किसका मात्रक है। ये हो सकता है लंबाई क्या हो सकता है, चौड़ाई क्या हो सकता है, मोटाई, ऊंचाई, इस टाइप से किसी का भी मात्रक मीटर हो सकता है। तो अगर इसके लिए हम लोग विमीय सूत्र का बात करें कि इसके लिए विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए जो विमीय सूत्र होता है एल, और नीचे है टाइम, सेकंड है सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए हो गया t-2। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है, त्वरण का ही विमीय सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे LT-2 के बराबर होता है। ये जो था गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित बात था। गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये फॉर्मूला किस टाइप से निकल के आया है, तो ये फॉर्मूला निकालने का एक प्रोसीजर है जिसके सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालने नहीं बताऊंगा, केवल शॉर्ट में किस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, और इस टाइप से फॉर्मूला 4 अगर कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे क्या होता है, जी एच बराबर में जी इंटू 1 - 2h/r। जहाँ पे ये जो जी है, देखेंगे यहाँ पे ये जो जी है, इस जी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे, तो पृथ्वी के सतह पर। एच क्या है, तो एच हाइट है, आर क्या है, तो आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके अलावा अगर कि सिंपली पृथ्वी के सतह पर अगर के गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए बोला जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पीछे बताया था Gm/r², जहाँ पे G जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है कुछ ना कुछ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम कहाँ पे होता है, 0 कहाँ पे होता है। अब कमेंट करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है। जब वीडियो देखेंगे तो कमेंट करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम, न्यूनतम कितना होता है, कितना होता है नहीं बल्कि बताएंगे, स्थान का नाम बताएंगे कि सबसे कम कहाँ पर होता है। ये जो टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था हमारा गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद आइए चलते हैं थर्ड वाला जो टॉपिक है। थर्ड वाला टॉपिक भी अच्छा है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी जो थर्ड वाला टॉपिक है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी में बोला जाता है फंडामेंटल मतलब मूल भौतिक राशि। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर के बोलते तो और अच्छा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
मूल, भौतिक राशि और व्युत्पन्न। डेराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि मूल भौतिक राशि जो होते हैं 7 जो होते हैं मूल भौतिक राशि होते हैं। इसके अलावा उन 7 को छोड़कर 2 जो होते हैं संपूरक भौतिक राशि होते हैं और बाकी जितने भी भौतिक राशि हैं सारे जो कहलाते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाते हैं। तो अगर इसका अगर नाम यहाँ पे लिखना चाहें तो नाम जो है मूल भौतिक राशि और सेकेंड वाला जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ध्यान रखेंगे, पहला जो है मूल भौतिक राशि है और सेकेंड जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो आइए समझते हैं कि मूल भौतिक राशि किसको कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 जो होते हैं मूल भौतिक राशि होते हैं। कौन कौन सा? तो लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता। और जो लास्ट वाला है इसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 हैं ये 7 है 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 राशि को भौतिक राशि को बोला जाता है मूल भौतिक राशि कहा जाता है। अगर के बात करें कि एसआई प्रति में इनका मात्रक क्या होगा तो एसआई प्रति में जो मात्रक होता है इनके लिए जो होता है मीटर हो गया, इसके लिए लेंथ के लिए ये हो गया किलोग्राम, इसके लिए हो गया सेकेंड, इसके लिए हो गया एम्पियर, इसके लिए हो गया केल्विन और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हो गया कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए हो गया मोल। तो ये जो है एसआई प्रति में इनके मात्रक है। इनका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं कि किसके लिए किसका विमीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर लेंथ का विमीय सूत्र बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो लेंथ के लिए L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, करंट के लिए A या I का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर के लिए कैपिटल K या थीटा भी लिखा हुआ मिलेगा और इसको कैंडेला को कैंडेला ही लिखा जाता है और मोल को मोल लिखा जाता है। इस टाइप से इसका हम लोग विमीय सूत्र के रूप में संकेत लिखेंगे। अगर विमीय सूत्र लिखना है तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट। इसके अलावा अगर के बात करें कि 2 और राशि होते हैं जिसको बोला जाता है संपूरक राशि। तो संपूरक राशि में कौन आता है? एक आता है कोण आता है और दूसरा आता है ठोस कोण। संपूरक राशि कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो संपूरक भौतिक राशि कौन कौन से हैं याद रखेंगे। संपूरक भौतिक राशि 2 ऐसे भौतिक राशि हैं जो संपूरक है, जिसमें पहला है कोण एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये 2 ऐसे भौतिक राशि हैं जिनको अलग रखा गया है, जिनको बोला जाता है संपूरक भौतिक राशि कहा जाता है। तो अगर एंगल की अगर के बात करें तो एंगल को हम लोग किसमें मापते हैं? या तो डिग्री में मापेंगे या और माप सकते हैं किसमें? रेडियन में माप सकते हैं। इसके अलावा ठोस कोण के लिए जो मात्रक होता है ये होता है एस्टे रेडियन होता है। तो यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, इन दोनों का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, ध्यान रखेंगे कि ये जो संपूरक भौतिक राशि जो है कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब इसके पास कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है या फिर इनका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो 7 है ध्यान देंगे, ये जो 7 है ये जो है मूल भौतिक राशि है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर मतलब तापमान, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोला जाता है ज्योति तीव्रता और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोला जाता है पदार्थ की मात्रा। जिसका हम लोग यहाँ पे मात्रक लिखते हैं किस पत्ती में? तो एसआई पत्ती में इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल।
अगर के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है कि बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो लेंथ के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, या फिर टेम्परेचर के लिए के, या कहीं कहीं पे थीटा लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कैंडेला सीडी ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, मूल ऐसे ही रहेगा। तो ये 7 हो गए मूल भौतिक राशि, ये जो 2 हो गए जिसको बोला जाता है संपूरक भौतिक राशि। और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो बाकी जितने भी भौतिक राशि हैं इनको छोड़कर, मतलब मूल भौतिक राशि और संपूरक भौतिक राशि को छोड़कर जितने भी भौतिक राशि बच गए उन सभी को बोला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। या फिर अगर के दूसरे टर्म में अगर के बोला जाए कि व्युत्पन्न और भौतिक राशि किससे बोलेंगे, किसको कहेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसी भौतिक राशियां जो इन 7 जो भी मूल भौतिक राशि हैं इनके संयोग से प्राप्त होती हैं, इनके जोड़ने के बाद किसी भी प्रकार से हम लोग जोड़ेगा कि इनके जोड़ने के बाद अगर के प्राप्त होती है तो उसी को बोला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, हीट, इस टाइप से बहुत सारे इसके उदाहरण। मतलब जितने भी बाकी बच गए हैं इन 7 और इन 2 को छोड़कर उन सभी भौतिक राशियों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये सब जितने भी हो गए हिंदी में बोले तो चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसको बोला जाता है प्रतिबल, विकृति, ऊष्मा, दाब, थ्रस्ट, तनाव, ये सब जितने भी भौतिक राशि हैं, आघूर्ण, टॉर्क, ये सब जितने भी मिल गए ये सभी जो है उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे और देखते हैं एक बहुत अच्छा ट्रिक जिसके सहायता से हम लोग क्वेश्चन को और आसानी से बना सकते हैं। तो ये ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है क्या, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना। हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, परीक्षा में चाहे कहीं पर भी। तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। टेक्निक ऑफ फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। टेक्निक ऑफ फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी भौतिक राशि का अगर कि हमें बीमीय सूत्र निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशि के लिए जो फॉर्मूला उत्पन्न होता है, फॉर्मूला निकल कर आता है वो किस टाइप का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि उस भौतिक राशि का फॉर्मूला से संबंधित क्या बात होने वाला है। अगर जो फॉर्मूला पता है तो उसकी सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर कि हमारे पास किसी भी भौतिक राशि का मात्रक दिया है तो उससे भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर अगर कि किसी भी भौतिक राशि के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है तो उसके सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट, अगर कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहला क्या होना पता होना चाहिए,
भौतिक राशि के बीच जो भी संबंध है या फिर भौतिक राशि किस प्रकार से, उसके लिए किस प्रकार से समीकरण निकल कर आता है उसके बारे में, मतलब सूत्र पता होना चाहिए भौतिक राशि का नहीं बल्कि के लिए, भौतिक राशि के लिए सूत्र पता हो तब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा केस, अगर के मात्रक दिया हो, भौतिक राशि का मात्रक दिया हो तब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके कि सपोज हमारे पास सूत्र पता है, किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र पता है तो उसके सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो लीनियर सूत्र। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है वेलोसिटी। सपोज हमें वेलोसिटी का लीनियर सूत्र निकालना है। वेलोसिटी हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी होता क्या है। तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी बराबर में जो होता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर के बात करें कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का दूरी है। अगर के दूरी बोलो तो सही नहीं है, एक प्रकार का बोलेंगे न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। The shortest distance between initial and final point is called displacement। मतलब यहाँ पे जब हमें लीनियर सूत्र निकालना रहेगा तो ऐसा मान के चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार का दूरी है, दूरी नहीं बल्कि न्यूनतम दूरी है। तो इसके लिए अगर के लीनियर सूत्र देखेंगे तभी हम दूरी के बारे में जानते हैं कि दूरी होता क्या है। तो दूरी क्या होता है? तो जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई या ऊंचाई को ही क्या बोला जाता है? दूरी कहा जाता है। तो दूरी जो हो सकता है लेंथ के रूप में हो सकता है, ब्रेथ के रूप में हो सकता है, हाइट के रूप में हो सकता है, थिकनेस के रूप में हो सकता है, मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं अगर के सपोज जो दूरी है लेंथ के रूप में है, तो जो 7 अभी कुछ देर पहले भौतिक राशि लिखे थे उसमें दूरी के लिए या फिर लेंथ के लिए जो बीमीय सूत्र लिखा गया था, बीमीय सूत्र लिखा गया था L, और टाइम के लिए लिखा गया था T। तो जब हम लोग इसे मिला देंगे, जब इसे मिला देंगे तो फाइनली जो निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा? LT-1, T को नीचे से ऊपर भेज देंगे। इसी प्रकार से अगर कि हमें किसी भी भौतिक राशि सेकंड अगर कि हम लोग जानना चाहें कि एक्सीलरेशन के लिए जो बीमीय सूत्र होता है, एक्सीलरेशन का जो बीमीय सूत्र होता है क्या है? तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है सपोज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर के बात करें कि वेलोसिटी का जो बीमीय सूत्र होगा v/t, जिसको लिखते हैं a बराबर, अगर के बीमीय सूत्र निकालना चाहेंगे कि एक्सीलरेशन का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का जो बीमीय सूत्र होने वाला है v का बीमीय सूत्र मतलब वेलोसिटी का बीमीय सूत्र अपॉन टाइम का बीमीय सूत्र। तो यहाँ से निकालेंगे तो वेलोसिटी का जो बीमीय सूत्र होता है LT-1 होता है और नीचे जो है a है t। इस टाइप से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये जो निकल के आएगा हमारा LT-2 के बराबर आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सीलरेशन का बीमीय सूत्र होता है क्या होता है? LT-2 होता है। अब यहाँ पे कभी नहीं बोलेंगे कि a बराबर में इतना, यहाँ पे बोलना क्या है? अतः त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है? LT-2 होता है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से और भी कोई भी भौतिक राशि हो जिसके बीच में हमें संबंध पता है, हम उसका बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा वाला जो केस है, सपोज हमें मान लीजिए निकालना है बल का। ये बल का क्या होगा बीमीय सूत्र? तो बल का बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। बल होता क्या है? तो बल जो होता है, बल बराबर में होता है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है m होता है और त्वरण के लिए अभी निकाले LT-2। अगर के बात करें जो फोर्स है, बल है, उसका बीमीय सूत्र क्या होने वाला है? LT-2
2 होने वाला है। इसके अलावा और भी कोई भी भौतिक राशि, जैसे दाब का निकालना है, प्रेशर का निकालना है कि प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होगा, तो प्रेशर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, और और अच्छे से बोले तो लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक्चुअल डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस उससे संबंधित फॉर्मूला लिखेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो बल के लिए क्या होता है, तो ये होता है mLT-2, और क्षेत्रफल के लिए जो होता है L² होता है। क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है किसके बराबर होता है, L² के बराबर होता है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा mL-1T-2। ये जो होता है विमीय सूत्र किसका है, दाब का है। इसके अलावा अगर और देखना चाहेंगे कि और किस टाइप का भौतिक राशि है, तो अगर बात करें कि प्रतिबल का क्या होगा, तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होता है, तो प्रतिबल भी जो होता है बल बटा में क्षेत्रफल। यहाँ पे एक्चुअल परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे, बस विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालना है वो बता रहे हैं। अगर एक्चुअल में जानेंगे तो यहाँ पे जो होता है आंतरिक रुकावट बल बटा में क्षेत्रफल, आंतरिक रुकावट बल बटा में क्षेत्रफल, मतलब एक टाइप का ऊपर में बल है और नीचे क्या है, क्षेत्रफल है। जब हल करेंगे तो इसका भी जो विमीय सूत्र निकल कर आने वाला है mL-1T-2 के बराबर आने वाला है। इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर कि हमें संबंध पता है तो हम लोग उसका विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब अगला मैं दे रहा हूँ पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बताइए कि पृष्ठ तनाव का क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर में जो होता है, हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले तरल के पृष्ठ पर जो बल लगता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। मतलब प्रति एकांक लंबाई में तरल के पृष्ठ पर लगने वाले बल को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो पृष्ठ तनाव को हम लोग सूचित करेंगे किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा। अगर इसका विमीय सूत्र लिखना तो यहाँ पे देखेंगे बल का विमीय सूत्र अभी लिखे हैं कितना है, mL-2 और ए हो गया L। तो इस टाइप से जब हल करेंगे तो यहाँ से जो फाइनली निकल के आएगा ये किसके बराबर आएगा, MT-2 के बराबर आएगा। तो जिसके सहायता से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कोई भी भौतिक राशि है उससे संबंधित, तो उसका हम लोग विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तकनीक है क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक दिया हो या फिर हमें पता हो कि एक भौतिक राशि का मात्रक पता है, उसके सहायता से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं और बताएंगे कि किसका विमीय सूत्र है। उसके आधार पे हम लोग भौतिक राशि को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला वाला जो है ये हम लोग जानते हैं किसी भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक है। देखेंगे यहाँ पे न्यूटन मीटर। अब आपको बताना है कि ये जो भौतिक राशि है कौन सा है, या फिर इसके लिए जो विमीय सूत्र होने वाला है क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर के भौतिक राशि के बारे में बात करें तो न्यूटन मीटर किसका होता है, तो न्यूटन मीटर जो होता है पहला तो होता है कार्य का होता है, इसके अलावा आघूर्ण का होता है, मोमेंट का, इसके अलावा इसी को बोला जाता है टॉर्क, बल आघूर्ण का भी मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर, और इसी को जूल भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल भी कहा जाता है। तो बोल सकते हैं कि ये ऊर्जा का भी मात्रक है। अगर के बात करें कि अब इसका विमीय सूत्र निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है और हमें निकालना है, क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तब यहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि न्यूटन जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, समझेंगे यहाँ पे न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। इसके अलावा मीटर एक किस भौतिक राशि का मात्रक है, मीटर जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे ये है किसका है, दूरी का है। अगर कि यहाँ पे हमें बताना है कि विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखेंगे बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-T-2। इसके अलावा दूरी के लिए होता है L। तो जब इसको हम लोग हल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है, mL²T-2। मतलब बोल सकते हैं कि कार्य का या आघूर्ण का, मोमेंट का या टॉर्क का, या और बोलना है तो यहाँ पे बोलते हैं ऊर्जा
ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, mL²T-2 होता है। अगर सपोज आपसे पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता क्या है या फिर स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा का बताना है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब किसी कण के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है या फिर संचित होता है उसी को बोला जाता है गतिज ऊर्जा है। और ये जो होता है स्थिति के कारण से होता है, मतलब ये तो दोनों है क्या है, ऊर्जा के ही रूप है, ऊर्जा के ही रूप है। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक भी सेम होगा, किसके सेम होगा, ऊर्जा के समान होगा। मतलब जो ऊर्जा का मात्रक होगा सेम मात्रक इसका भी होगा, न्यूटन मीटर होगा। और जो ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र होता है ये इसके लिए भी विमीय सूत्र होगा। तो इस टाइप से बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी भौतिक राशि दिया है, बस उससे समझना है उसके बारे में कि वो बोल क्या रहा है। जैसे मैं और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोल दिया कि गुरुत्वीय त्वरण का बताओ, जो अभी पीछे बात कर रहे थे। गुरुत्वीय त्वरण है क्या, एक प्रकार का त्वरण है, तो त्वरण का जो मात्रक होगा वही होगा गुरुत्वीय त्वरण का। जो त्वरण का विमीय सूत्र होगा वही होगा किसका, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होगा। इसके अलावा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि वेग हम लोग सब लोग जानते हैं, अभी पीछे देखे हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि औसत वेग का क्या मात्रक होगा, अब यहाँ पे नया टर्म लगा दिया गया है, क्या लगा दिया गया है, औसत वेग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके नाम में देखेंगे लास्ट वाला टर्म बता रहा है कि है क्या, तो वेग है। तो वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, Lt-2 होता है। मतलब उसके बारे में जानना है। या फिर बोल दिया कि तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण का बताओ मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्या, एक प्रकार का त्वरण है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तनाव, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगला बताओ कि तनाव का जो मात्रक होगा और विमीय सूत्र होगा क्या होगा, टेंशन, तनाव। तो तनाव का जो होने वाला है टेंशन का मात्रक और विमीय सूत्र, तो सबसे पहले समझेंगे कि तनाव होता क्या है। तो तनाव भी जो है एक प्रकार का बल है, तनाव भी है एक प्रकार का बल है। यह तब उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, जब हम लोग किसी रस्सी को खींचते हैं या फिर किसी बेल्ट पुली व्यवस्था में, जहाँ पे पट्टे के ऊपर जो बल लगता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तनाव कहा जाता है। मतलब ओवरऑल अगर के बोला जाए तो तनाव है क्या, एक प्रकार का बल है। तो इसका जो मात्रक होगा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक ध्यान रखेंगे न्यूटन है। और इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे जो बल का होता है mL/T-2। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी भौतिक राशि के बारे में मात्रक निकाल सकते हैं, उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस उस भौतिक राशि के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो भौतिक राशि कौन सा है और उससे संबंधित क्या सूत्र है या फिर उसके लिए क्या मात्रक होता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं नेक्स्ट वाला भी अच्छा है जो तकनीक है। अब यहाँ पे कुछ जो सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, कि जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 1 जूल किसके बराबर होता है, या फिर 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, यहाँ पे अर्ग लिख दिए और ये हो गया डाइन। इसके अलावा 1 HP इक्वल टू खाली स्थान जूल पर सेकेंड, जिसको वाट भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर के बात करें कि 1 AMU किसके बराबर होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आंसर गलत नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 AMU
ये जो होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। इसके अलावा अगर के पूछ दिया जाए कि 1 kWh 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसके अलावा और भी संबंध है, जैसे मैं बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना है कि आवेश का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इस टाइप के भी क्वेश्चन का तैयारी करना है, जिससे हम परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। उसके बाद अगर और देखना है तो आइए चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं निकाय क्या होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित है ये बात, ऊष्मागतिकी से संबंधित है कि निकाय किसको बोलते हैं, निकाय कितने प्रकार के होते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे निकाय कितने प्रकार के होते हैं, निकाय होता क्या है, निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे ये जो टॉपिक है कहाँ से है, थर्मोडायनेमिक्स से है, थर्मोडायनेमिक्स से है, ऊष्मागतिकी से है। तो जब ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये क्या है, निकाय से ही बात होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत निकाय से परिवेश में या फिर परिवेश से निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब सिस्टम, मतलब निकाय से कितना ऊष्मा परिवेश में गया, परिवेश से कितना ऊष्मा निकाय में आया, इसी का जो अध्ययन किया जाता है। हीट एक्सचेंज किसके किसके बीच में, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वो सब जो आता है किसके अंतर्गत आता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे निकाय क्या होता है। तो निकाय किसे बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी बिंदु पे हम लोग केंद्रित रहते हैं, मतलब जिस भी बिंदु के बारे में बात करते हैं या फिर जिसका अध्ययन करते हैं, उसी को बोला जाता है निकाय कहा जाता है। समझेंगे फिर से कि ऊष्मागतिकी में हम लोग जिस बिंदु पर केंद्रित होते हैं या फिर जिसका अध्ययन करते हैं, उसी को बोला जाता है निकाय कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 टाइप के निकाय होता है। पहला है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। सेकेंड जो है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और थर्ड जो है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बोला जाता है खुला निकाय, इसको बोला जाता है बंद निकाय, और थर्ड वाले को बोला जाता है विलगित निकाय, विलगित निकाय। अगर इनका परिभाषा बताया जाता है तो किसके बेसिस पे बताया जाता है, तो एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण और द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पे इनका परिभाषा बताया जाता है कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। ई कहने का मतलब है यहाँ पे ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण, स्थानांतरण, एनर्जी एक्सचेंज, और ये है मास एक्सचेंज। इसी के आधार पे तीनों निकाय को डिफाइन किया जाता है। तो पहला वाला समझेंगे कि वैसा निकाय जिसमें ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है और द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। मतलब वैसा निकाय जिसमें ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है और द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, उस निकाय को बोला जाता है खुला निकाय। उसके बाद समझेंगे दूसरा निकाय कौन सा है, बंद निकाय। तो बंद निकाय का विशेषता होता है इसमें ऊर्जा स्थानांतरित होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई भी स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब जितना मात्रा लेंगे, जितना द्रव्य की मात्रा रहेगा वो मात्रा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। थर्ड वाला जो सिस्टम है तो इसमें न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और न ही पदार्थ की मात्रा, मतलब मास एक्सचेंज होता है, मास ट्रांसफर होता है, कुछ भी नहीं होता है। किसमें, थर्ड वाला निकाय में। तो वैसा निकाय जिसमें ऊर्जा का न तो स्थानांतरण होता है
और न ही द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, वैसे निकाय को बोला जाता है विलगित निकाय। और खुला सिस्टम कहने का मतलब है कि वैसा निकाय जिसमें ऊर्जा का और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है, उसी को बोला जाता है खुला निकाय। और बंद निकाय किसको कहा जाता है? जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लेकिन द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं बंद निकाय। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले भी इस टाइप के वीडियो हम तैयार करें जिससे आपको लाभ हो। धन्यवाद।